हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग बेल। तो आज हम बात करेंगे सोलारा एक्टिव फार्मा के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। और जानेंगे किस तरीके से जो है इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का इफेक्ट जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलारा एक्टिव फार्मा, और इसकी अगर बात करेंगे तो एक बहुत ही एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है स्टॉक के प्रॉफिटेबिलिटी में एंड इनकम में जो है देखने को मिला है। और ये क्यों मिला है, ये जो है देखना बहुत जरूरी है। ना कि ये देखना जरूरी है कि कितना जो है आपको फॉल जो है इसमें देखने को मिला है। बेसिकली ये क्यों आया है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेन्ड बिजनेस इतना अचानक से फॉल आया है तो कोई ना कोई बात है इंटरनल, वो इस वजह से जो है फॉल आया है। तो ना कि उल्टा सीधा कोई बिला बिला जो है कुछ चीज है ऐसी। तो मैं हालांकि पहले आपको बता देता हूं कि कैसे जो है नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है ईयर ऑन ईयर एंड देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से जो है सेल घटती हुई दिखी है। और एक अगर देखेंगे तो करीब 400 करोड़ के आसपास की सेल थी, तो वो सेल करीब करीब 100 करोड़ जो है रह गई है। और मटेरियल की कॉस्ट तो उतनी की उतनी जो है लगी लगी है। तो उसके चक्कर में जो है कंपनी लॉस में जो है जाती हुई दिखी है। लॉस भी अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है लॉस हुआ है 140 करोड़ के आसपास। और मतलब पहली बार जो है, मतलब 4 साल में कंपनी पहली बार जो है ये जो है लॉस पोस्ट करा है। 17, 18, 19, 20, 21 एक भी साल जो है कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में जो है लॉस पोस्ट नहीं किया, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो लॉस में जो है कंपनी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मेजरली मेरे हिसाब से तो जो है ये आप समझें कि ये हुआ क्यों है ऐसा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो आप ईयर टू ईयर अगर लगाओगे तो 164 करोड़ के सामने आपको 60 करोड़ का जो है लॉस देखने को मिलेगा। तो उस पे जो है चलते कि आखिर हुआ क्यों है और इसके होने की वजह क्यों है, और आगे किस तरीके से जो है इसमें आपको जो है रिवाइवल देखने को मिल सकता है, बजाय घबराहट में जो है कोई भी फैसला लेने से पहले। ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, जो कमर्शियल स्ट्रेटजी जो थी इनकी, जो पहले जो बिजनेस की जो स्ट्रेटजी जो चल रही थी, उसको जो है इन्होंने रीसेट किया है। तो वही मैं आपको जो है बताऊंगा। और इन्होंने जो है खुद भी बोला है सोलारा, तो इन्होंने जो इम्पैक्ट किया, जो रीसेट को जो इम्पैक्ट जो आया है वो इस बार जो है क्वार्टर थर्ड के जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो है देखने को मिल रहा है। एंड मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि आगे नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा क्वार्टर फोर से। मतलब दोबारा से जो है बाउंस बैक हो जाएगा, जो यहाँ पे जो आपको क्वार्टर थ्री के अंदर जो है डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है। एंड स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक जो है आपको मिलेगा हाफ ईयरली FY23। मतलब आने वाले 3 क्वार्टर के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो रिजोल्यूशन जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और एक बेहतर जो है बाउंस बैक कंपनी जो है करती हुई दिखेगी। अब ये बाउंस बैक आएगा क्यों और ऐसा होता हुआ क्यों दिखा है, अभी रिसेंटली जो है कंपनी ने अपना एमडी जो है, नया एमडी जो है चुना गया है कंपनी में। पहले अगर बात करें तो एमडी जो है इसमें भरत आर शेषा जो है थे। और अब यहाँ पे जो है नया जो है एमडी जो है हो चुके हैं, जिनका नाम है आप देखेंगे तो राजेंद्र राव। तो राजेंद्र राव जो है अब इस समय पे जो है एमडी एंड सीईओ हो गए। पहले वो एग्जीक्यूटिव थे और अब यहाँ पे जो है उनको एमडी एंड सीईओ कर दिया गया है। अभी रिसेंटली, इससे पहले कुछ महीने पहले अगर देखोगे तो कंपनी ने जो है और लाइफ साइंस के साथ में जो है एक मर्जर किया था। और लाइफ साइंस एंड सोलारा दोनों को दोनों जो है कंपनियां जो है मर्ज हो गई थी आपस में। और राजेंद्र राव जो हैं वो और लाइफ साइंस के जो है एमडी हैं। तो अब इस समय पे जो है नए एमडी जो है इस समय पे राजेंद्र राव हो गए हैं। Basically, quarter third FY22 was a challenging quarter for Solara as they took a major decision to reset their commercial businesses strategy. तो कमर्शियल बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उसको जो है इन्होंने रीसेट उसको किया है अपने तरीके से। Solara has pursued a change in the commercial model from distribution led to direct sale टू कस्टमर। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक जो सेजमेंट था, या जिस तरीके से जो है पहले जो एक्शन जो चल रहा था कंपनी के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है चेंज होता हुआ दिखा है, उसका मॉडल चेंज होता हुआ दिखा है। और जिससे जो है आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है लाने की बात जो है मैनेजमेंट की तरफ से कही जा रही है। एंड while दिस डिसीजन had a one time impact on the revenue and profitability,
मतलब ये जो डिसीजन जो लिया गया है, इसका इम्पैक्ट, वन टाइम इम्पैक्ट जो है, जो आना था वो आ चुका है, रेवेन्यू पे भी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे भी. नाउ दे आर कॉन्फिडेंट दैट द न्यू मॉडल will deliver a significant long-term value for the company and enables a higher focus on customer centricity. तो आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो वन ऑफ इम्पैक्ट जो आता हुआ दिखा है, इसके अलावा थोड़ा सा, हालांकि मार्केट में डिमांड एंड हायर कॉस्ट, जो मटेरियल के प्राइस जो बढ़ी है एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बढ़ी है, उसका भी जो है एक दिक्कत तो उसमें भी जो है रही है. धीरे धीरे कंपनी जो है स्टार्ट करेगी नॉर्मलसी की तरफ जो बढ़ती हुई दिखेगी Q4 की तरफ से. एंड यहाँ पे जिस तरीके से ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की तरीके से जो ये सोच रहे हैं कि दे हैव रीडिजाइंड देयर प्लेबुक टू एग्रेसिवली फोकस ऑन न्यूअर ग्रोथ सेगमेंट्स, including an uptick in the non-ibuprofen product sales, CRAMS, and the newly launched niche API. They shall continue to emphasize cost efficiencies and bring operational excellence through different manufacturing and R&D led program. They have also started seeing green shoots in the ibuprofen demand, and in the coming few quarters, they should expect the business to recover its growth momentum. They remain committed to delivering their long-term goals on growth and profitability, and they expect to bounce back from the second half of the next fiscal. In the near term, they expect the top line trajectory to be back to pre-Q3 FY22 levels. तो यहाँ पे जो भरत आर शेषा जो थे, उनको जो है छुट्टी अब मिल चुकी है, और अब यहाँ पे जो है नए जो एमडी जो बन चुके हैं, वो बन चुके हैं राजेंद्र राव. तो यहाँ पे ये बात एक तो निकल के आती हुई दिखी है कि कहीं ना कहीं जो है रीसेट होता हुआ दिखा है कहीं ना कहीं कंपनी टोटल. एंड उसका जो है इम्पैक्ट आप आने वाले टाइम में जो है देखेंगे कितना उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है होगा. जिस तरीके से मैनेजमेंट कह रहा है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में मार्केट भी जो है उस चीज को बताएगी. कमर्शियल स्ट्रेटेजी रीसेट इम्पैक्ट सोलारा. तो कमर्शियल स्ट्रेटेजी का जो है रीसेट इम्पैक्ट इस बार देखने को मिला है Q3 के अंदर. अब मैनेजमेंट कह रहा है आगे जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसका Q4 से. मतलब जो होना था, एक इम्पैक्ट जो आना था वो आ चुका है. A reset of the commercial strategy led to a one-time impact on Q3 FY22, normalcy to return from Q4 FY22. तो ये चीजें जो है हुई हैं इसके अंदर, और जो आगे जो है चीज ठीक होने लगेंगी. एंड कहीं ना कहीं द चेंजिंग ibuprofen डिमांड लैंडस्केप लेड टू हायर सेल्स फ्रॉम चैनल इन लेस रेगुलेटेड मार्केट. तो ये सारी चीजें जो है होती हुई दिखी हैं, और इन चीजों का कितना असर आने वाले टाइम में जो है पड़ेगा मार्केट के ऊपर, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, इनकी जो है रेवेन्यू के ऊपर, वो आने वाले टाइम में जो है आपको पता पड़ेगा. अब इसको आप नेगेटिव लेते हैं या इसको जो है मार्केट पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव ले रही है, वो आने वाले टाइम में जो है आपको पता पड़ जाएगा. और बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो मार्केट में जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स जो बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको जो है पहले से ये सारी चीजें जो है पता नहीं है. अगर नहीं पता होती तो बात अलग है, और ऑलरेडी अगर पता है तो मार्केट में मेरे को तो नहीं लगता कि कल इसमें जो है आपको कोई ज्यादा डाउनफॉल नीचे देखने को मिलना चाहिए. हालांकि मार्केट मास्टर है, कल पता पड़ जाएगा सब कुछ. और अगर ऐसा होता तो ऑलरेडी स्टॉक वहां तक पहुंच गया होता जहां तक स्टॉक जो है जाना चाहिए था. अब देखने वाली बात है, कल लोग हड़बड़ी में भी जो है बेचेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉस में जाती हुई दिख रही है कंपनी, खासकर उस चीज को जो है देखते हुए. अब बात कर लें कि जो नए जो डायरेक्टर जो आए हैं वो वाकई कुछ काम के हैं या नहीं. बेसिकली तो वो है, क्योंकि सारी की सारी लीड जो है वहां से मिलनी है. जो नया जो डायरेक्टर है वो क्या जो है आगे जो है सोच रहा है, किस तरीके के जो है काम करने वाला है, बेसिकली वो खेल ज्यादा जरूरी है. और राजेंद्र राव की अगर बात करें तो इनकी जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन कहेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से. एंड यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने जो है प्रोफेशनल करियर अपना रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में जो है बनाया. 1996 से 1998 के अंदर इन्होंने निकोलस पिरामल लिमिटेड को जो है ज्वाइन किया, और फर्स्ट एम्प्लॉय थे ये निकोलस पिरामल के. स्टार्ट किया इन्होंने फार्मा ट्रेडिंग बिजनेस, एंड लेटर को फाउंड इन्होंने जो है किया RAKM फार्मा इन 2003 एंड एक्वायर्ड अ लॉस मेकिंग कंपनी.
तो इन्होंने जो है लॉस मेकिंग कंपनी जो आर ए कैम फार्मा थी उसको जो है इन्होंने एक्वायर किया और उसको जो है इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, लॉस मेकिंग एक्विजिशन को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट जो है इन्होंने बनाया विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजमेंट अब जो है, हालांकि पहले भी मैनेजमेंट ठीक था, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट जो है इतना रिलायबल है कि कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ एक अच्छी खासी दे सकता है। और उसके बाद में इन्होंने जो है काफी एक्विजिशंस जो है किए, अच्छा खासा एपीआई के अंदर, एफडीएफ के अंदर एंड बायोएनालिटिकल के अंदर जो है इन्होंने काफी अच्छी खासी जो है एक स्टडी फैसिलिटी है इनके पास में मौजूद। एंड इनका जो है टोटल फोकस है, और अभी भी देखेंगे तो इनके पास में करीब करीब 3 डिविजन्स जो है मौजूद है जिसमें 1000 एम्प्लॉई आसपास। एंड यहाँ पे जो है कंपनी की अगर बात करें तो इन्होंने जिस तरीके से जो है कंपनी को जो है आगे जो है खड़ा किया लाके जो है लॉस से प्रॉफिट के अंदर, और इस समय पे अगर देखेंगे तो इनके पास में करीब 3 जो है वेंचर्स हैं, और लाइफ साइंस और फार्मास्यूटिकल, आर ए लेवल एंड स्ट्रीकर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे विद इन 4 ईयर, ये 2016 में जो है इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था और लाइफ साइंस को। तो और लाइफ साइंस को भी अगर देखेंगे तो इन्होंने जो न्यू एंटिटीज को जो है बनाया था, और आप देखेंगे तो करीब करीब 550 करोड़ की इसकी जो है वैल्यू है कंपनी की। तो यहाँ पे 4 साल के अंदर जो है और लाइफ साइंस का रेवेन्यू एक अच्छा खासा जो है पहुंचता हुआ दिखा है 550 करोड़ का। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आगे इफेक्ट डालेंगी, आगे जो है ग्रोथ मोमेंटम जो है कंपनी करती हुई दिखेगी अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं। और अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट, मेन मार्केट है, तो मार्केट को आप जो है फॉलो करें कल के हिसाब से। अगर कल से ही अगर इसका कंटिन्यूएशन रहता है, आप देखेंगे डाउनफॉल 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 अगर आता है, डाउनफॉल टू डाउनफॉल अगर रहता है, तो वहां तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जो है कि आपको फिलहाल अभी सेल करना चाहिए। जब और जितना नीचे पहुंच जाए वहां पे जो है आप इसको बाई कर लें दोबारा वो भी एक बेटर सिचुएशन है। और अगर कल आपको अगर फॉल नहीं दिखता है, कल मतलब कल और परसों 2 दिन, 2 दिन में अगर आपको यहाँ पे फॉल अगर ज्यादा नहीं दिखता है, तो मूवमेंट अगर नीचे की ज्यादा नहीं जाती है, तो मेरे हिसाब से जो है आप बने भी रह सकते हैं। तो मार्केट में अगर कोई बड़ा बंदा अगर नहीं सेल कर रहा है, तो मेरे हिसाब से सेल नहीं करना चाहिए। अगर उनको अगर कहीं जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि उनको सबसे पहले होनी चाहिए जिसका ज्यादा पैसा लगा हुआ है, जिसका मोटा पैसा लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं घबराहट में बेच रहे हैं। तो आपको भी जो है सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे थोड़ा आप लॉस में निकालें। जब ये मामले थोड़े स्थिर होते लग जाएं तब आप जो है दोबारा से ले लें, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स की अगर बात करेंगे, तो फंडामेंटल्स तो हालांकि इनके बहुत ही क्लियर फंडामेंटल्स हैं। और अभी तो फिलहाल जो है पीपीएस भी माइनस में जो है आ चुकी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 0.72 की डिविडेंड यील्ड है, 10 की अभी फेस वैल्यू है, एक भी बार जो है स्टॉक अभी तक स्प्लिट हुआ नहीं है। और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जब कंपनी जो है इस बार जो है लॉस पोस्ट कर रही है, वो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से। नहीं तो देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत शानदार है इस कंपनी की। एंड यहाँ पे अगर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो एक ठीक ठाक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, रेगुलर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं आपके सामने रखूं तो एक अच्छे खासे जो है आदित्य बिरला, एसबीआई, मैग्नम, कोटक महिंद्रा के पास में जो है अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। अब देखते हैं कल किस तरीके से जो है ये बिहेवियर दिखाएगा स्टॉक। फिलहाल के हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्टॉक में जो है एक बेहतरीन डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है। करीब देखेंगे तो आप 1800 रुपए के आसपास से जो है स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका है। 50% तो स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट है ही। और जिस तरीके के इसमें जो है मोमेंटम बना था स्टार्टिंग में, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फ्यूज हुआ ही है, एक अच्छा खासा फ्यूज हुआ है। और यहाँ भी अगर आज की बात करेंगे तो आज भी जो है स्टॉक ने कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल जो देखने को मिल रहा है फिलहाल, ये आप देखेंगे ये 0% की जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस अगर कहीं ना कहीं कल तो ब्रेक, मुझे तो लगता है क्योंकि लोग कुछ तो बेचेंगे ही, अगर यहाँ से अगर ब्रेक होगी, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद में स्टॉक जो है करीब करीब 600, 575 या 600 रुपए तक, हालांकि इतना नहीं लग रहा है लेकिन अगर हो भी सकता है, अगर कुछ ज्यादा ही अगर बड़ा इम्पैक्ट आया तो यहाँ तक भी जो स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो कल का मुझे लगता है एक डू एंड डाई वाला, इसका जो है मेक और ब्रेक वाला जो है कल एक एरिया रहने वाला है। वो कल जो है चैप्टर, कल का और परसों दो तरीके से जो है इसका चैप्टर जो है पता पड़ेगा कि ये कंपनी जो है आगे बढ़ने वाली है या वाकई में स्टॉक जो है स्टॉक चमत्कार दिखाएगा कल। बेसिकली कल का जो है इसका एक मेन मेन प्ले कल का है, उसके हिसाब से जो है आपको अपना एक्शन लेना चाहिए।
मेरे हिसाब से तो जो है कि आपको जितना नीचे मिल जाए स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और आगे तो काम करेगी करेगी, ऐसा तो है नहीं बंद होने वाली है। तो आगे तो जो है काम होना चाहिए और प्राइस बिहेवियर अपने आप बता देगा। तो प्राइस पे फोकस रखो, भाग भगवान है। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।